नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका हमदर्द ललित व्यास पांडे। कुछ बच्चे आंखों में अरमान सजाए, कई ख्वाब लिए, गांवों से, कस्बों से, घरों से शहरों की ओर पलायन करते हैं और आकर के यहाँ या तो किसी कोचिंग ज्वाइन करते हैं या तो कोई लाइब्रेरी या पुस्तकालय ज्वाइन करते हैं और वहाँ स्व अध्ययन करते हैं। बच्चे इस बीच में कई प्रकार की अपेक्षाओं के बोझ में रहते हैं, कई प्रकार की उम्मीदों में जीते हैं। वे अपने सुनहरे भविष्य को गढ़ने के लिए अपने खूबसूरत बचपन को, अपने खूबसूरत जवानी के दिनों को किताबों की ओर समर्पित कर देते हैं या यूं कहें किताबों में समर्पित कर देते हैं। कई बच्चे अधिक से अधिक अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर उठा के चलते हैं, माता पिता का बोझ, परिवार का बोझ। कई बच्चे कम उम्र में इतने अधिक समझदार हो जाते हैं कि वे उन समझदारी के बोझ तले दब जाते हैं, धंस जाते हैं और उससे उबर ही नहीं पाते। कई बच्चे अपने मन की बात अपने माता पिता से कह नहीं पाते हैं, समाज के बहुत सारे तानों का शिकार हो जाते हैं, समाज के ताने सहते हैं। उनकी तैयारी अच्छी होती है, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिलता, वैकेंसी नहीं आती है और उनकी तैयारी जंग लगने लगती है। मौका नहीं मिलने के कारण उनकी तैयारियों में जंग लगने लगता है। कई रास्ते बदल देते हैं, कई रास्ते भटक जाते हैं, कई फिर भी जुनून और जिद के साथ लगे रहते हैं, कई किस्मत से लड़ते रहते हैं। भर्ती आती है, फॉर्म भरते हैं, पुनः तैयारी करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, रिजल्ट आता है, किस्मत से हार जाते हैं, दशमलव की गणना के कुछ अंकों से बाहर हो जाते हैं, तो उस दिन उनका दिन अच्छा नहीं होता या जो उन्होंने पढ़ाई की उसमें से नहीं आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनका पेपर भी अच्छा जाता है और परीक्षाओं में विसंगतियों की वजह से, घोटालों की वजह से जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो बच्चे बाहर हो जाते हैं, जो बच्चे डिजर्व नहीं करते वो अंदर चले जाते हैं। तो यह भी क्या कहा जाएगा, यह भी उनकी मेहनत की कमी कही जाएगी, किस्मत की कमी कही जाएगी या किसकी कमी कही जाएगी? इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होती है? उस समाज की जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाती है या उनकी जो हमारी मेहनत का आकलन अपने एसी रूम में बैठ करके करते हैं? आखिर कौन, आखिर किसके पास सफाई देने वे बच्चे जाएं? नहीं दे सकते हैं। इन सब के बावजूद भी वे टूटते हैं, बिखरते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, फिर उठते हैं, अपने आंसू खुद ही पोंछते हैं, दोबारा से अपने आप को मजबूत करते हैं, एकीकृत करते हैं और पुनः जुट जाते हैं अपने नए प्रयास में, उसी लगन से, उसी स्फूर्ति के साथ। एक समय के बाद वे अपनों से भी इतनी दूरियां बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार उन्हें यह जवाब देना पड़ता है, आखिर कब तक, आखिर कब तक। इस आखिर कब तक के जवाब से बचने के लिए हर बच्चा अपने आप को निजी कर लेता है और कई बच्चे मजबूत होते हैं तो वे बचे रहते हैं, कई बच्चे कमजोर होते हैं तो वे अपनी जिंदगी हार जाते हैं, केवल और केवल समाज के प्रश्नों के भय से। हर छात्र इतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन हमारा समाज अपनी भड़ास आखिर कहीं ना कहीं तो निकालेगा, यह फिक्र किए बिना कि आज जिस जगह पर दूसरे का बच्चा है, एक दिन उसी जगह पर हमारा बच्चा भी हो सकता है। लेकिन नहीं, सभी प्रकार के आक्षेपों का सामना करना पड़ता है एक बच्चे को। आज इन्हीं तमाम विसंगतियों, संगतियों और हर एक प्रकार की विघ्न बाधा से लड़ते हुए एक बच्चे की कहानी लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। आप देख पा रहे हैं कि असफलता में सफलता की कहानी, अंधकार है प्रबलता की निशानी, जिसने अंधकार में भी अपने आप को बचा करके रखा, अपने हौसले और अपने जिद से कई प्रकार की विसंगतियों का सामना करना पड़ा, जिसके पूरे कार्यकाल में यानी मेहनत के कार्यकाल में व्यापम 1.0 होता है, व्यापम 2.0 होता है, व्यापम 3.0 होता है। इन सब के बावजूद उसका कहना है कि सिस्टम, समाज, तंत्र हमसे
मौका छीन सकता है, हमसे हमारी काबिलियत नहीं छीन सकता। अगर हमें पता है कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, होने दो जमाने में बहुत विसंगतियां होने दो, मैं अपने हुनर से अपनी जगह बनाऊंगा। तो आइए स्वागत करते हैं उस व्यक्ति का जिसने तमाम प्रकार की असफलताएं देखी, एक लंबा समय देखा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वह चयनित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन से रुकता रहा। तो आज हम इंटरव्यू लेकर के आए हैं उस शख्सियत की जिसने कई असफलताओं के बावजूद भी आखिर एक सफलता हासिल की और उस पे वो संतुष्ट है, उसमें वो सफल है। सफलता का आकलन करने वालों से मैं कहना चाहूंगा, सफलता सफलता होती है। सफलता के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं उन्हें पता है कि उस सफलता के लिए कितना प्रयत्न किया गया है। आपकी कसौटी सफलता को कहां मापती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी भेंट कराने वाले हैं कि आपके अंदर की समस्त ऊर्जा को जागृत कर देगा। आप अगर बिखरे भी होंगे, टूटे भी होंगे, किसी भी प्रकार से गुजरे होंगे, ये समझिए आपकी अंतर्भावना से निकलने वाले सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं। इसी प्रकार मैं और मेहमानों से आपका रूबरू कराता रहूंगा। तो सुनिए आज का इंटरव्यू ये रहा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हमारे बीच में है बेहद संघर्षशील व्यक्तित्व और जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय संघर्ष में, इंतजार में और दिमागी ऊहापोह में लगा दिया, खर्च किया। लेकिन इसका जो हासिल हुआ वो ये हुआ कि इन्हें सफलता हासिल हुई। सफलताएं छोटी या बड़ी नहीं होती, सफलता सफलता होती है। सफलता के पैमाने, सफलता की कसौटियां कभी भी उनके दायरे तय नहीं करती हैं। हमने जो सोचा, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया, उन लक्ष्य तक अगर हम पहुंच गए तो वो हमारी सफलता होती है और वो हमारी संतुष्टि होती है। इसलिए कभी भी सफलता के लिए हमें यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि आखिर सफलता की किस कसौटी की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्टर पुष्पेंद्र दांगी की, जो हमारे बीच में है, जो हमारे छात्र भी रहे हैं, हमारी संस्था से लगातार जुड़े रहे हैं और अपनी काबिलियत के दम पर, अपने धैर्य, अपनी कुशलता और अपनी डेडिकेशन की दम पर, केवल अपनी, हम सबकी भूमिका केवल दिशा निर्देश की होती है। हर सफलता की जो जिम्मेदारी है वो छात्र की होती है। हर सफलता का जो क्रेडिट है वो छात्र का होता है। तो ये वे छात्र हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष देखा है। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले छात्र नहीं हैं। आज उस दौर में जहां विभिन्न प्रकार की विसंगतियां देखने को मिलती हैं, उन विसंगतियों के दौर में भी अपनी एक जगह अपनी मेहनत से बनाना यह बड़ी बात है। आप देख रहे होंगे पटवारी से पटवारी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो हम आज पुष्पेंद्र दांगी जी से आपकी भेंट कराने वाले हैं, जिन्होंने एक लंबा समय तैयारी के लिए दिया और 2017 की जो वैकेंसी थी मध्य प्रदेश पटवारी की, उसमें फाइनल सिलेक्शन हासिल करके और आज एक किसी जगह पर, एक किसी जिले में सफल पटवारी बन करके 5 साल पटवारी बन करके दिखाया है। इवन 6 साल होने वाले हैं इनको पटवारी के पद पर कार्यरत होते हुए। छात्रों, बड़े भाग्य से पत्थर पूजे, एक तो भर्ती आती है मगर न जाने कहां बीच में सब सीटें बिक जाती हैं। ये केवल आज नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं नहीं कहता कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है और हमें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इन तमाम विसंगतियों के बीच में भी अगर उम्मीद की कुछ किरण पुष्पेंद्र जी जैसे निकल करके सामने आते हैं तो हमें इनको उदाहरण के रूप में देखना चाहिए कि जो बची हुई भर्तियां हैं हमें वहां स्थान अपना कैसे बनाना है। आइए हम मिलते हैं पुष्पेंद्र दांगी जी से। पुष्पेंद्र दांगी जी अपना स्वयं इंट्रोडक्शन कराएंगे और आप लोगों से रूबरू होंगे और अपने संघर्ष की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। कुछ मेरे प्रश्न होंगे और उनके उत्तर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पुष्पेंद्र सिंह दांगी 2017 बैच में पटवारी पद पर चयनित हुआ हूँ। आप अपने संघर्ष के बारे में बताएं कि 2017 में आपका क्या पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया था कि आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ा था? संघर्ष तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है और ऐसा नहीं है कि मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया या मैंने पहला पेपर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। एक लंबी प्रक्रिया रही है, लंबा संघर्ष रहा है मेरा। मैं जब 2014 में तैयारी करने के लिए आया था
तो उस टाइम से लेके 2014 से लेके 2017-18 तक एक लंबी प्रक्रिया रही। कई एग्ज़ाम दिए मैंने, जिसमें मध्य प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसमें मेरा 2-3 बार मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन किसी न किसी कारणों से मैं मेरिट से बाहर हो गया। इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती भी दी है, जिसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद मेरा 2017 में जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें मैंने मेरिट में अपना स्थान बनाया। साथ ही साथ इसके बाद मेरा एक और रिज़ल्ट आया, जो कि अपना मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा और जेल पैरी परीक्षा थी, उसमें भी मेरा चयन हुआ है मेरा। और साथ ही साथ मैं उस टाइम पे पीएससी की परीक्षा भी मैंने दी है, जिसमें मेरा जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो उत्तीर्ण की है मैंने। इसके साथ ही साथ मैं मेंस की तैयारी करता रहा। तो ऐसा नहीं है कि जो अब मुझे सफलता मिली है वो अचानक मिली है, काफ़ी लंबा समय रहा है, जिसमें कहीं मेरा हार्ड वर्क भी रहा है, मेरे जो गुरुजन हैं इनका भी मुझे पूरा सहयोग मिला है। तो जैसे कई बच्चे आते हैं, वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरते हैं और कोचिंगों की ओर वो पलायन करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब आप बताइए, कोई भी नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के 45 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद एग्ज़ाम है जी। तो उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि हम 45-50 दिन में ही ये इंडिकेटेड जो सफलता है वो अर्जित कर सकते हैं? सफलता तो एक निरंतर प्रक्रिया है, और जो कि एक बहुत कम समय में प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसके लिए काफ़ी लगन भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए है आपको, और आपके जो गुरुजन वगैरह हैं उनका आपको मार्गदर्शन भी चाहिए, जिसके बिना आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सीधा ये कहा जाए कि सफलता जिसमें भी अपन को प्राप्त करनी है उसको हम प्रारंभ से ही अपने निर्धारित कर लें और उस पर हम लग जाएं। यानी कि फॉर्म भरने के बाद हमें मेहनत करने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं बचता है जी। फॉर्म भरने से पहले भी हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बच्चों के मन में आता है कि मेरे साथी का या मेरे सहयोगी का या जो मेरे परिचित हैं उनका 6 महीने के भीतर सिलेक्शन हो गया, साल भर के भीतर सिलेक्शन हो गया, तो उनके ऊपर एक जो प्रेशर आता है समाज को जवाब देने का, घर परिवार को जवाब देने का, एक जो रेपुटेशन बिल्ड करने का एक जो प्रेशर होता है, उससे बच्चा कितना क्षतिग्रस्त होता है, कितनी समस्याओं से का सामना करना पड़ता है और उसकी सफलता में कितनी अड़चनें आती हैं, ये जरूर मेंशन करिएगा। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो बच्चा तैयारी करने के लिए आता है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहले उसकी खुद की एक मनोवैज्ञानिक अपनी स्थिति अपनी जो होती है कि अपन को पहले से उसमें तैयार रहना चाहिए कि मेरे आगे कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। अपनी चाहे भले ही वो आपकी आर्थिक समस्या हो या फिर आपका समाज का प्रेशर हो आपके ऊपर, तो आपको अड़िग रहना है उस पर। कभी कभी ऐसा होता है किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, कभी कभी किसी का कुछ अंकों से या कुछ पॉइंट में उनके नंबर कम पड़ जाते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उस टाइम पे बच्चा, या मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद टूट गया था, फिर इसके बाद अपन अपने आप को खुद जोड़ते हैं, खुद जोड़ने के बाद अर्थात ये सबके साथ होता है। जो बच्चे सफल हुए हैं वो भी कई बार टूटे हैं, कई बार रोए हैं, कई बार बिखरे हैं, मतलब वो आप नए नहीं हैं, ये सबके साथ होता है कि आप असफल होते हैं तो आप अकेले में रोते हैं, आप टूटते हैं, उम्मीदें हार जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को जोड़ना पड़ता है, फिर हमें खड़े होना पड़ता है, तब जा करके कोई एक वांछित सफलता मिलती है। दूसरी बात जो बहुत सामने आती है, बड़ी कॉमन सी बात है कि बच्चों को ये लगता है कि हमें एक जिद होती है बच्चों में कि हमें केवल यही बनना है, और उसके पीछे वो कुछ विकल्प जो डिजर्व करते हैं वो छूटता चला जाता है उनसे। इस पर जरूर आपको, क्योंकि आपने विभिन्न डायमेंशन में एग्जाम दिए हैं, आपने बताया कि आप 2015 में सब इंस्पेक्टर में सफल हुए, 16 में सफल हुए, 17 में सफल हुए, कहीं आप फिजिकल में बाहर हुए तो कहीं आप इंटरव्यू में, या कहीं फिर मेरिट में आउट हुए। आप कांस्टेबल आपने 2 बार निकाला है, 2016 और 17 में जी। कुछ कहीं ना कहीं किसी कारण से कहीं फिजिकल में या मेरिट आउट हुए। आप जेल प्रहरी आपने निकाला है, फॉरेस्ट निकाला है आपने, पीएससी के 3 बार आपने मेंस लिखे हैं। इसका मतलब है आपने विभिन्न डायमेंशन में ट्राई किया है जी। तो
इसमें से उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि जो एकदम जिद पकड़ के रखते हैं कि मुझे तो केवल यही वाली नौकरी चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए, और बाद में वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि आप, अच्छी बात है कि आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे इसी में जाना है, या किसी को जैसे सब इंस्पेक्टर ही बनना है या किसी कुछ और बनना है, ये अच्छी बात है कि भाई आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है जी। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप उसमें असफल हो जाते हैं, तो आपको कम से कम एक दूसरा आपको अल्टरनेटिव रखना चाहिए। जी। तो जैसे कि कई बार, जैसे आपने कहा कि हमने सब इंस्पेक्टर बनना ठाना था जी। तो कई विसंगतियों की वजह से लंबे समय तक भर्ती का नहीं आना। जैसे लास्ट टाइम 2017 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती मध्य प्रदेश में आई थी, अब 2023 है, यानी वो बच्चे जिनका ड्रीम था 2 स्टार लगाना, 6 साल कितना बड़ा समय होता है। इन 6 सालों में क्या कोई दूसरा विकल्प की ओर व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए था? बिल्कुल सोचना चाहिए था। मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं कहता कि आदमी को, मतलब या किसी बच्चे को नहीं सोचना चाहिए जी। जैसे आपको, अगर जैसे आपको वर्दी ही चाहिए जी। ठीक है, तो उसके लिए कई और भी डायमेंशन है जाने के लिए। ठीक है, आप जैसे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे, इस बीच में जैसे MPPSC की वैकेंसी निकली, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। जी। थोड़ा सा सिलेबस लगभग प्री का वही है, बस मेंस में थोड़ा सा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। जी। और अगर आप चाहते हैं तो आप इससे भी अच्छी पोस्ट, जो DSP पद जो होता है वो कहीं ऊपर होता है इससे, जी। तो आप वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा, लगभग अगर स्टेट की बात करें तो सिलेबस सिमिलर होता है, कुछ विषय इसमें बदल जाते हैं। तो कुछ विषयों के बदलने की वजह से हमें कम से कम ट्राई तो करना चाहिए कि जैसे आपकी पटवारी का, आपने पटवारी दिया, सब इंस्पेक्टर पढ़ते रहे, पटवारी का पेपर आपका फाइनल हुआ और आप जॉब भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बीच में दूसरे स्टेट के भी सब इंस्पेक्टर के पेपर निकलते हैं या किसी और के निकलते हैं, तो क्या दूसरे स्टेट में ट्राई करने से बच्चे परहेज करते हैं मध्य प्रदेश के छात्र? देखिए, ये तो अपना अपना ओपिनियन है सबका कि किसी को स्टेट में ही करना है, या फिर कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, कई अच्छी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें, और अदर स्टेट में भी होती हैं वैकेंसियाँ। ठीक है, ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। बस मेरा मानना ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी वैकेंसी है, आप एग्ज़ाम दीजिए। कम से कम उससे ये होता है कि आपको अपना लेवल पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है। तो आपने बिल्कुल जेन्युइन सिलेक्शन लिया है, इसके गवाह हम स्वयं हैं और हमारे साथ के जितने भी लोग हैं उसके गवाह हैं कि जहां पर आपने मेहनत करके और किसी भी प्रकार की विसंगतियां रही हों, अपनी जगह आपने अपनी मेहनत से बनाई। तो इस विषय पर बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे विसंगतियों की वजह से टूट जाते हैं, जो बच्चे विसंगतियों की वजह से ये अपेक्षा करने लगते हैं, यार मेरी मेहनत शून्य हो गई है, मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं बचा है, मेरी जगह नहीं बनती है, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ इस पर, विसंगतियाँ तो खैर होती रही हैं और विसंगतियों से कभी अपने आप को नहीं टूटने देना चाहिए, क्योंकि हम लड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, जीतते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे आपका मौका छीन सकता है लेकिन आपकी काबिलियत नहीं छीन सकता। जी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, आज नहीं तो कल आपको सिलेक्शन मिलेगा। बहुत बड़ी बात कही है कि कोई भी व्यक्ति आपसे मौका छीन सकता है, आपकी काबिलियत नहीं छीन सकता है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट कहा है पुष्पेंद्र जी ने कि आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, अपने हक के लिए लड़िए, विसंगतियों के लिए आवाज उठाइए, लेकिन उस आवाज में आपकी भूख कहीं दबनी नहीं चाहिए। आपका जो लक्ष्य है वो कहीं उसका शिकार नहीं होना चाहिए। आप लड़िए भी, समय निकालिए और आप अपने अगले लक्ष्य के लिए एक बार फिर लगन से जुट जाइए। पुष्पेंद्र जी, एक बात और है इसमें, कई बार बच्चे, जैसे कि पढ़ाई की ही हम लोग बात करें, पढ़ाई में गिने चुने विषय हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, GS की बात करें तो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मध्य प्रदेश का GK हो गया, करेंट अफेयर्स की बात हो गई, साइंस हो गई तीनों प्रकार की, जिसमें बायो हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल कंप्यूटर्स हो गए। तो इतने सारे विषय होते हैं।
अब आप 1 साल 2 साल 3 साल जब तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है इन सभी विषयों को कम से कम 4-4 5-5 बार आप पढ़ लेते हैं जी। एक समय के बाद जैसे बच्चों की काफ़ी शिकायतें आती हैं कि सर हमने तो इतनी बार पढ़ लिया, अब बोर हो गए हैं, अब पढ़ने का मन नहीं करता। तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि हम पढ़ने में बोर हो जाते हैं, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि वही कंटेंट हम कई बार पढ़ चुके होते हैं। नहीं, मेरा मानना ये है कि बोर तो नहीं होता है कुछ, बस ये रहता है कि आप ये देखते हैं कि यार ये मैं बार बार वही पढ़ रहा हूँ, मतलब इसका मतलब है कि बीच में आप अपनी हॉबी छोड़ दिए। ओके। आपकी जो हॉबीज़ होती हैं या आपका जैसे किसी को नोवेल पढ़ना है, किसी को अपना फिजिकल वर्कआउट करना है, तो वो सिर्फ क्या है सुबह से लेकर शाम तक अपनी सिर्फ ये बुक्स देखते रहते हैं, अपना पर्सनल समय जो है वो नहीं देते। तो आपके कहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य का तो ध्यान रखिए, साथ में अपनी हॉबी को जिंदा रखिए आप, है ना, उससे क्रिएटिविटी आती है, मतलब आपके डायमेंशंस खुलते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपका समय खराब नहीं होता, रोचकता पैदा होती है और उससे आपके जो सब्जेक्ट है वो कनेक्ट होते हैं। साथ ही साथ आप जैसे फिजिकल कर रहे हैं या फिर आप ग्राउंड पे, तो कई लोगों से आप मिलते हैं जी। जब आप कभी डिप्रेशन में जाते हैं तो आप उनसे जैसे इंटरेक्ट होता है आपका, तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं उनसे। अच्छा, तो इन सब का असर होता है, इन सब का फर्क पड़ता है। तो आप बच्चों को ये जरूर बताएं कि बार बार विषय को रोचक कैसे बनाएं जी, इंटरेस्ट कैसे पैदा करें उसमें। जब आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बस उसको बोरियत के तौर पे ना पढ़ें कि यार मुझे तो यार बस ये एग्जाम निकालना इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। उसके अंदर आप चीज़ों को देखें कि यार ये मेरी जिंदगी में कहाँ पे ये काम आ रहा है, असल जिंदगी मेरे कहाँ काम आएंगी। बहुत बढ़िया बात। जैसे आप ज्योग्राफी अपन ले लें जी, या फिर अपन पॉलिटी ले लें, आज का अपन जैसे सिनेरियो देख रहे हैं आसपास, तो कहीं ना कहीं आपसे और हमसे ही कनेक्ट हैं ये चीज़ें जी। अब आप उसको बोरियत के तौर पे पढ़ेंगे तो सिर्फ आप पढ़ के ही रह जाएंगे, कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन जैसे आप उसको रोचकता के तौर पे आप उसको पढ़ेंगे कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ काम आ रही है, तो ये आपको बोरियत नहीं होगी इनमें, बल्कि आपको और इंटरेस्ट पैदा होगा इसमें पढ़ने के लिए। बड़ी बात है ये। तो आपने सुना, आपने समझा कि भाई आप पढ़ाई करते 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 तब बोर हो जाते हैं जब उसको केवल एग्जाम निकालने के हिसाब से देखते हैं। अगर आप उसको अपनी जिंदगी से कनेक्ट करते हैं तो निश्चित ही वो कंटेंट आपको कभी भी बोर होने नहीं देता है। कुछ और बच्चों के प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लंबे समय में चुनौतियां क्या क्या आती हैं जब आप कोई भी तो बच्चों का ये प्रश्न है कि जब आप लंबे समय तक परीक्षाएं देते हैं, डेस्टिनी आपकी काम नहीं, मैं डेस्टिनी वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप भी बहुत मेहनती रहे हैं, तो ये मेरा आंखों देखा है ना प्रमाण है, आपके साथीगण बहुत मेहनती रहे हैं। तो इसमें मैं डेस्टिनी शब्द का इसलिए छात्रों इस्तेमाल करूंगा क्योंकि कई बार मेहनत के साथ आपकी किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल हो जाता है, बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो जब आपकी मेहनत और डेस्टिनी मैच नहीं करती तो एक लंबा एरा 2014 से बताया आपने तैयारी में आए और 2017 में सफलता मिली, यानी कि 3 साल रहे आपकी तैयारी के। उससे पहले भी आप तैयारी करते रहे होंगे, 2014 में तो हमारे संपर्क में आए आप। तो ये जो बच्चे हैं लंबे समय से, बीच में कोरोना काल भी आया, तो इनके साथ तो 6-7 साल का संघर्ष हो गया है। तो कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम टैकल करते हैं और बच्चों को क्या करना चाहिए इस वक्त पे। देखिए, जब आप तैयारी करते हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित करके आप किसी फील्ड में जाने के लिए आप तैयार होते हैं, तो एक समय बाद सबके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। जैसे इसमें कुछ अपनी आर्थिक समस्याएं होती हैं जी। कोई व्यक्ति किसी जैसे ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आया तो उसकी परिस्थितियां कुछ अलग थीं, लेकिन फिर भी वो आया। अब कुछ उसके माता पिता वक्त लेके आया, ठीक है, और उसके साथ ही साथ उसके कुछ माता पिता के सपने लेके आया जी। कहीं ना कहीं वो उनको बिखरने नहीं देना चाहता, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं भी हैं। दूसरी, एक समाज का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हाँ। जब वो ये पूछते कुछ टाइम बाद कि और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब तक करोगे। कई ये ताने मुझे भी सुनने को मिले। हाँ। और कई लोग अजीब सी भी बातें करते हैं कि अरे ये तो माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं जी, और काफ़ी टाइम हो गए, इनको तो कुछ नहीं करना है, घर लौट के आना है। तो ये बहुत हर्ट करती हैं, ये हर्ट करती हैं चीज़ें। मतलब लोग बाग कहते हैं, लेकिन जब लोग बाग रात को सोते हैं उस टाइम पे जो लगनशील
छात्र होते हैं वो पढ़ते हैं, वाह, बड़ी बात है। और जब वो उठते हैं तब जाके वो सोते हैं। क्या बात है, बड़ी बात है ये। हाँ जी। तो ये सब समस्याएं आती हैं, और इन सब समस्याओं से कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा, सिर्फ अपन को स्वयं को ही निकलना होता है इन सब चीज़ों से बाहर। मतलब हम जूझते हैं इन तमाम प्रकार की चीज़ों से। तो दिमाग में जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो दिमाग तो चोक हैंग होता होगा। तो इससे कैसे उभरता है एक छात्र? एक अंदर ही अपन को दृढ़ संकल्प के साथ अपन को उभरना होता है कि नहीं, मेरे माता पिता की जो इच्छा है उनकी मुझे पूर्ति करना है। एक समाज में मुझे एक अपना एक स्टेटस बनाना है। अगर मैं आज हार के जाऊंगा तो हमेशा मुझे एक हारा हुआ व्यक्ति की नज़रों से ही देखेगा, और अगर आज मैं कुछ बन के जाऊंगा तो मैं सर उठा के और अपने माता पिता का जो सिर है उसको गर्व से ऊंचा होता हुआ मैं देखूंगा। तो ये सब चीजें हैं जो, ये सब भूख है जो आपको मजबूत बना के रखती हैं, टूटने से बचाती है। पुष्पेंद्र जी, कई बच्चे इस बीच में इन्हीं जिम्मेदारियों के बोझ तले टूट जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, और ऐसे कमजोर बच्चे हमारे समाज में पाए जाते हैं जो साफ तौर पर समाज द्वारा की गई हत्या होती है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इसके लिए तो समाज के जो लोग हैं या इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो ही जानता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, कैसे टूटता है वो, फिर इसके बाद अपने आप को जोड़ता है, फिर आगे एक कदम बढ़ाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, वो बिल्कुल उस ऊंचाई पे पहुंच गया है जहां उसको पहुंचना था, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दोबारा से नीचे आ जाता है, अपने आप को फिर जोड़ता है, फिर चढ़ता है। तो ये और मेहनत करता है, साथ में इस प्रकार की विसंगतियां सामने आ जाती हैं, विसंगतियों का भी शिकार हो जाता है। यानी वो किस्मत का मारा होता है, मेहनत का मारा नहीं होता है। मेहनत का मारा नहीं होता वो, है ना, क्योंकि वो मेहनत अपनी पूरी, उसके हाथ में जो करने के लिए है मेहनत है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। कभी वो सिस्टम से हार जाता है तो कभी वो अपनी किस्मत से हार जाता है। तो इस बात का समाज को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को उतना ही टॉर्चर करें जितना वो झेल पाए। कई माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। कई माता पिता भी माता पिता हैं, आपको हक है, लेकिन आपको वो हक एक सीमा तक है ना। उस सीमा के बाहर जाकर के जब आप प्रेशर तैयार करते हैं अपने बच्चे पे, तो बच्चा फिर, आप तो आखिरी उम्मीद होते हैं ना उसके बाद फिर बच्चा किसके पास शिकायत लेकर के जाएगा? तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये जो माता पिता का प्रेशर है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का जो प्रेशर होता है वो समाज का दिया हुआ प्रेशर होता है। समाज का दिया हुआ प्रेशर क्या है, जब माता पिता कहीं जाते हैं तो वो सिर्फ उनका यही क्वेश्चन होता है कि और आपका लड़का क्या कर रहा है, आपकी लड़की क्या कर रही है, और वो जानबूझकर टोंट मारते हैं, टोंट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी इसका रिजल्ट आया है और इसका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, जब सिलेक्शन नहीं होता बच्चों के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, तब ज्यादा फोन आते हैं लोगों के, परिजनों के, है ना, कि क्या हुआ है ना। और जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो फोन संख्या घट जाती है परिजनों की। ऐसा कुछ जो अपने शुभचिंतक होते हैं, जो बाकी आपको दिल से मानते हैं, सिर्फ उन्हीं का फोन आता है जी, सिलेक्शन होने के बाद कि नहीं, आपने बहुत मेहनत की, आपका सिलेक्शन होना ही था इसमें जी। और जो पहले हाल चाल लेते रहते हैं जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका फोन आना एकदम से बंद हो जाता है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं काफी टाइम तक आपको नजर ही नहीं आते। अच्छा, सोशल मीडिया में भी फिर आप पर वो कमेंट नहीं करते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसा कुछ होता है? अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बस कुछ लोग जो होते हैं जिनका मनोवैज्ञानिक तरीके से काम ही ये है जी कि कैसे ना कैसे इनको तोड़ा जाए, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप आज हासिल कर लो, आप आज नहीं तो कल आप उसको हासिल करेंगे, लेकिन वो उसी चीज को तोड़ने के लिए कि यार ये अगर ये कल वहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये कहीं और निकल जाएंगे आगे। इस बात का उनको भय रहता है। तो समाज में ये भी संगतियां भी हैं। अच्छा, इसी भय से जीतने के लिए हमें उनके टोंट को ना एक साइड से नकारा कर देना है, हटा देना है, और हमें अपने लक्ष्य में एकदम डेडिकेशन के साथ जुट जाना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोगों ने मुलाकात की मध्य प्रदेश पटवारी में चयनित 2017 की भर्ती में चयनित पुष्पेंद्र दांगी जी से, और उनके अनुभव हम लोगों ने साझा किए, सुने।
उनके जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई, और ये चुनौतियां सबके साथ आती हैं, आप विरले नहीं हो कि आपके साथ अकेले चुनौती आई होगी। उनने भी हजारों बार असफलताओं का सामना किया होगा, वो हजारों बार टूटे होंगे, बिखरे होंगे, लेकिन अपने आप को जोड़ करके रखा उनने। और इसी प्रकार मुलाकातों का दौर, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, और आप अपने अंदर भूख बना करके रखिए, आप अपने अंदर उम्मीदें बना करके रखिए, और उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ऐसी चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा। विसंगतियां आती हैं, आती रहेंगी, विसंगतियों का कभी भी मैंने समर्थन नहीं किया। आप आवाज उठाते रहें, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आपके कंधे से कंधे मिला करके आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन साथ ही आपको इस बात के लिए आगाह करूंगा कि आप उन विसंगतियों के चक्कर में अपना लक्ष्य मत भूल जाना और अपनी मेहनत करना मत भूल जाना, क्योंकि विसंगतियों के इस दौर में भी अपनी काबिलियत से जगह बनाई जा सकती है, और यह करके दिखाया है हमारे पुष्पेंदांगी जी ने। इसी प्रकार आपके सामने भी, आपके समाज में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो करके दिखाया होगा लोगों ने। तो इसीलिए सफल लोगों से असफलता का जो एक दौर रहा है, उस दौर से निकले हैं वो किससे? अपनी काबिलियत और अपनी डेडिकेशन की बदौलत। आज यहीं पर लेते हैं हम आप लोगों से विदा। अगली फिर किसी मुलाकात में अच्छे सक्सेस के साथ आपकी भेंट कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।